पहला रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जब निकालते हैं कोने वाली, तो कितना आता है ml²/3। और अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो कितना आता है, बताइए जल्दी देख करके। MB²। इसके बाद हमने रिंग का निकाला था इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली, तो इसका निकला था mr²। इसके बाद हमने डिस्क का निकाला था, डिस्क का निकला था mr²/2। इसके अलावा आप निकाल दीजिए स्फेयर का, टू बाई 5 mr²। ठीक है, लिखिए इसको जब तक। और ये क्या था, डिस्क थी ना, डिस्क, और इसी में सिलेंडर का भी आता है इस वाली एक्सिस के अबाउट, उसके लिए भी आएगा mr²/2। डिस्क के लिए भी क्या आएगा mr²/2। क्योंकि डिस्क का क्या होता है, जैसे ये डिस्क मान लो, तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है mr²/2। ऐसी एक डिस्क और मान लो, उसका भी कितना होगा mr²/2। ऐसी एक डिस्क और मान लो, उसका भी क्या होगा mr²/2। ऐसे सारी डिस्क मान लोगे तो सिलेंडर ही तो बन रहा है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ वाली बात करें तो कितना आता है mb²/m। कौन सी वाली, जो एक्सिस कटती है, mb²/12। और इसके हिसाब से ml²/12। ठीक है, थ्योरी जितना सिलेबस उस हिसाब से, बाकी हम अगर थ्योरम दोनों होती है हमारे तो थ्योरम भी पढ़ाता, फिर इसमें और भी चीजें हम निकालते हैं, बट सिलेबस में है नहीं, तो मेरे को बड़े भारी मन से वो चीज यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, वो भी मुझे छोड़ने पड़ेंगे। सीधा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। चलिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। चलिए, कॉन्सेप्ट समझना कि रेडियस ऑफ गायरेशन होती क्या है, बाकी इस पे कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं बनते, सिर्फ डेफिनेशन वाली बात है, वो समझ जाना कि है क्या, टर्म क्या है। सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है और ये कोई एक्सिस है, ये m1 पार्टिकल है, ऐसे करके m2 पार्टिकल है, ऐसे ये m3 पार्टिकल है, m4 पार्टिकल है, ऐसे करके सब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, r2, r3, r4 ऐसे करके हैं। मुझे इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो मैं बोलूंगा इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे करके सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल करके जोड़ दूंगा। सिंपल सी बात है। अब सपोज करो, थोड़ा सा रुक करके समझ में आएगा, इफ टोटल मास, या इफ m1, m2, m3 ये सब के सब में बराबर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा m r1², r2², r3²। ठीक है, और ऐसे करके rn²। अब मैं कहता हूं इस पूरी बॉडी का मास है कैपिटल N। एक सेकंड रुकना। हाँ, तो अगर मैं पूरी बॉडी का मास m मानूं एंड रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है बताएंगे पहले आपको, इज k, तो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय m k²।
अगर उस बॉडी का मास आपको पता है और रेडियस ऑफ गायरेशन पता है तो m के स्क्वायर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये बात अभी आप दिमाग में रख लीजिए, यानी कि nm इंटू के स्क्वायर और ये हो जाएगा m r1 r2 ऐसे करके सबका स्क्वायर। m से m कट जाएगा, के हो जाएगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर rn स्क्वायर, ठीक है, अपॉन n रूट। यहां से एक डेफिनेशन बनती है k की, पहले आप लिखिए फिर बताता हूं। ओके, अभी क्या करा है हमने क्या कर रखा है, सबके पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है ना, ली, सबका क्या कर दिया, पहले स्क्वायर करा है, यानी कि पहले आपने करा इसका स्क्वायर ऐसे करके सबका, फिर इन सबका आपने ले लिया एवरेज, अगर n पार्टिकल है तो n से डिवाइड कर दिया, फिर इसका क्या ले लिया एवरेज, एवरेज को हम बोलते हैं मीन। सबसे पहले क्या करा स्क्वायर, फिर क्या लिया एवरेज, फिर इसका क्या लगा दिया रूट। तो इस चीज को हम बोलते हैं RMS वैल्यू। जो डिस्टेंसेस हैं उनकी क्या कौन सी वैल्यू है, ये RMS वैल्यू, जिसमें पहले स्क्वायर करा है, फिर मीन करा है, फिर रूट करा है, यानी कि K इज इक्वल टू R ऑफ RMS। लिखिए इसको, लिखिए, thus radius of gyration is equal to the thus radius of gyration is equal to the root mean square value of the perpendicular distance, square value of the perpendicular distance of the particles from the axis, distance of the particles from the axis। चलिए, ये तो लिखा रहता है किताबी बातें। शुरू करें, आइए, ये चीज क्या है बेसिकली वो समझ लीजिए कि आपको क्या साइंटिफिक मीनिंग इसका निकलता है। सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आपने कैसे भी निकाला, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ऐसे करके करके आपने निकाल दिया। आपको पता लगा इस पूरी बॉडी का मास कितना है, 5 किलो है, या इसका आ गया 100 आया, ठीक है, और आपको पता है इस पूरी बॉडी का मास कितना है 5 किलो। अगर आप आई की बातें करते हैं जिसकी वैल्यू 100 आई है और बॉडी का मास m है, तो इस पूरी बॉडी का मास आपने मान लिया 5 किलो, वो इस एक्सिस से कितनी दूरी पर रखी जाए, इस पूरी बॉडी का मास कितनी दूरी पर रखा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आए जितना कि एक्चुअली आ रहा था, यानी कि I इज इक्वल टू 5 इंटू के स्क्वायर, इट शुड बी 100, तो के स्क्वायर इज 100 बाय 5 20, तो क्या आ गया आपके पास √20। तो √20 जो है ये आपके पास है रेडियस ऑफ गायरेशन। सेंटर ऑफ मास क्या होता था, किसी भी बॉडी का वो सेंटर जहां पर उस पूरी बॉडी का मास सेंट्रलाइज्ड माना जा सकता था। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, किसी भी बॉडी की उस एक्सिस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पर उस पूरी बॉडी का मास अगर मान लिया जाए
तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है जितना कि ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन में निकलता था। सर मजा तो आ रहा है सर, बट अंदर से अजीब अजीब लग रहा है। यही होता है सेंटर ऑफ मास, उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर पूरी बॉडी का मास सेंट्रलाइज माना जाता है, और रेडियस ऑफ गायरेशन उस एक्सिस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहां पर अगर उस बॉडी का मास मान लिया जाए तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है जो कि ओरिजिनली निकल रहा था। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज इजी कर दूं, इसको क्या कर दूं मैं, 100 की जगह कुछ और कर दो, ताकि रूट भी निकल जाए। 125 कर दूं, कितना आएगा ये? 25 आ जाएगा, और 25 का कितना आएगा? 5। ओके 125। ओके फिर से समझिए एक बार, ये कोई बॉडी है आधी टेढ़ी, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया 125, ठीक है, और ये पूरी बॉडी कितनी है? 5 किलो की। अब मुझे बताइए 5 किलो की बॉडी को इस एक्सिस से कितनी दूरी पर रखूं कि 125 आ जाए? वो दूरी ही रेडियस ऑफ गायरेशन है। ओरिजिनली कितना आया? 125, और इस पूरी बॉडी का मास कितना है? 5 किलो। तब बताइए इस 5 किलोग्राम को कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ही आए जो एक्चुअली आ रहा था? वो आंसर है 5। ठीक है, तो ये होता है आपके पास मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। लिखिए इस बात को नोट करके, रेडियस ऑफ गायरेशन उस एक्सिस से, गिवन एक्सिस से या कोई भी एक्सिस से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन एक्सिस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जहां पर पूरी बॉडी का मास सेंट्रलाइज्ड माना जा सकता है, जहां पर पूरी बॉडी का मास सेंट्रलाइज्ड मानने पर, पूरी बॉडी का मास सेंट्रलाइज्ड मानने पर वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आता है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आता है जो कि ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन में आता था, जो कि ओरिजिनल बॉडी का आता था। सोचो इस पूरी बॉडी का ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा था वो आ रहा था I। अब इस पूरी बॉडी को आपने m के यहां पर सेंट्रलाइज माना m के, तो I क्या होगा? mk², और ये कितना आएगा? I के बराबर। तो ये दोनों चीजें बराबर आनी चाहिए, ओरिजिनल बॉडी का निकाला तो आया और इसका निकाला तो आया, यानी किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² लिखा जा सकता है। लिखिए इस बात को, ठीक है, बना लीजिए डायग्राम, और फिर एक एक करके हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाते हैं जो इसके लिए। ये डायग्राम भी बनाइए, ओरिजिनल आया था 100 मान लो, तो इसका भी कितना आना चाहिए? 100। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वैसे इंटीग्रेशन करके निकालेंगे, वो जैसे भी निकालेंगे वो तो अलग बात है। लिखिए, क्योंकि धीरे धीरे आप इस पूरे चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार पढ़ के देख लो जो हिंदी में लिखा है, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, फिर वरना मैं टॉपिक छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। ओरिजिनली इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आ रहा था जिसकी वैल्यू 100 थी। अब इस पूरी बॉडी, हाँ ओरिजिनली तो लिखा है, ठीक है, और अगर इस पूरी बॉडी का मास मैं m मान करके यहां से k डिस्टेंस पर रखता हूं तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है? 100। इसीलिए k को कह सकते हैं आप रेडियस ऑफ गायरेशन। चलिए साहब, एक एक करके हम रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालते हैं। पहला रिंग की बात करते हैं। रिंग होती है ये, और ये हो गई डिस्टेंस इसकी r और मास। तो इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? m
आर स्क्वायर, ये तो पता ही हमें। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन के है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एम के स्क्वायर। यानी कि रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी बताता हूं, सपोज करो मैं रिंग की बात ना करके मैं डिस्क की बात करता हूं या सिलेंडर की बात करता हूं, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन मैं कह दूं कि रेडियस ऑफ गायरेशन के है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, एम के स्क्वायर। नहीं, 2 नहीं आएगा। मैंने बोला, मैंने जब रेडियस ऑफ गायरेशन के ही मान लिया तो एम के स्क्वायर है। और ये दोनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि एम आर स्क्वायर बाई 2 शुड बी इक्वल टू एम के स्क्वायर, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, यानी कि 0.5। अगर मैं आपसे बोल दूं स्फेयर, तो स्फेयर के लिए मुझे निकाल के बताइए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। पहले ये दोनों लिख लीजिए। तो स्फेयर जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/5 एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के है तो आई होगा एम के स्क्वायर। अब दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर। अच्छा, रिंग या होलो सिलेंडर, बात एक ही होती है, क्योंकि ये रिंग है, ऐसी कई सारी रिंग मानोगे तो होलो सिलेंडर बन जाएगा। ये डिस्क है, ऐसी कई सारी डिस्क मानोगे तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। एक और लिख लीजिए, मैंने लिखवाया नहीं था, फोर्थ, होलोस्फेयर। होलोस्फेयर अंदर से होलो होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन के है तो ये एम के स्क्वायर हो जाएगा। तो 2/3 एम आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम के स्क्वायर, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सब सारी वैल्यू याद रखनी है, तो इसकी मेरे पास एक ट्रिक थी, लिख लीजिए। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है, लिखिए। डिस्क एंड सिलेंडर आधे, ट्रिक लिख लीजिए, डिस्क एंड सिलेंडर आधे यानी कि 0.5 1/2 है ना। डिस्क एंड सिलेंडर आधे, रिंग कंप्लीट 1, रिंग कंप्लीट 1, सॉलिड स्फेयर को 0.4 बार, सॉलिड स्फेयर को 0.4 बार, 0.4 बार, एंड होलो को 0.66 बार मारो, कुछ भी बना दिया मतलब, एंड होलो को 0.66 बार मारो। रिंग, डिस्क एंड सिलेंडर हाफ, रिंग कंप्लीट 1, स्फेयर को 0.4 और होलो को 0.66 बार मारो। ठीक है, ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। हिंदी में हमने इसको याद करा था, चक्ती और बेलन आधे, वले पूरी एक, ठोस गोले को 0.4 और खोखले को 0.6 बार मारो। ये ऐसे ही कुछ भी बना करके मैंने याद कर लिया था, मुझे याद है। हेडिंग डालिए रोलिंग, ये सारा रायता इसीलिए फैलाया है ताकि आपको रोलिंग पढ़ा दी जा सके। हेडिंग डालिए रोलिंग, ठीक है। और इस पे आने वाले 2 क्वेश्चन का आंसर मैं कॉपी के टॉप पर पहले लिखा देता हूं, कॉपी के टॉप पर लिखिए। बिना फ्रिक्शन के रोलिंग पॉसिबल नहीं है, बिना फ्रिक्शन के रोलिंग पॉसिबल नहीं है, एंड
वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन रोलिंग इज 0. वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन रोलिंग इज 0. ये दो बातें मैंने लिखवा दी है, एक एक मार्क्स में कोई ना कोई पूछता रहता है. चलिए अब रोलिंग है क्या वो चीज समझिए. देखो एक चीज होती है, आप थोड़ा सा इमेजिन करना, ये कोई बॉल है, ये बॉल है, ये मान लीजिए ये, ठीक है, ये ऐसे जा रही है. क्या ये रोलिंग है? ये है स्लाइडिंग. क्या है ये? स्लाइडिंग. ठीक है. अब मैं कहता हूं ये घूम रही है, क्या ये रोलिंग है? नहीं. ये है सर्कुलर मोशन, यानी कि रोटेशन मोशन. ये क्या है? स्लाइडिंग, ट्रांसलेटरी मोशन. ये क्या है? सर्कुलर मोशन. अब इन दोनों को मिला दीजिए. बट यहां भी पंगा है. अगर मैं ऐसे करता हूं, क्या ये रोलिंग है? ये देखिए, नहीं. ये स्लाइडिंग हो रही है और सर्कुलर मोशन भी हो रहा है. लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो ये प्योर रोलिंग है, जिसमें ये ऐसे घूमता है. ये है प्योर रोलिंग. बात करेंगे भाई. एक तो ये भी हो सकता है, अगर ये ऐसे करके जा रहा है, ये प्योर रोलिंग नहीं है. हमें क्या पढ़ना है? प्योर रोलिंग. तो प्योर रोलिंग बेसिकली दो तरह के मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक है स्लाइडिंग और एक है रोटेशन. अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो रोलिंग हो जाएगा. कैसे होता है कैसे नहीं होता वो हमें पढ़ना है. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्लाइडिंग और ट्रांसलेटरी मोशन या 1D. ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है. ट्रांसलेटरी मोशन में सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है. ये वाला पार्टिकल जिस स्पीड से भागता है, ये वाला पार्टिकल भी उसी स्पीड से भागेगा, ये भी उसी स्पीड से भागेगा, ये भी उसी स्पीड से भागेगा, और सेंटर ऑफ मास भी उसी स्पीड से भागेगा. यानी कि इसमें सबकी स्पीड कैसी होती है? सेम होती है. क्लियर? अब अगर मैं रोटेशन की बात करूं, हाँ, सेंटर ऑफ मास, ये पार्टिकल किधर जाता है? नीचे. इसकी स्पीड होती है नीचे की तरफ. इस पार्टिकल की स्पीड किधर होती है? इधर. इसकी ऊपर, और इसकी. और अगर इसकी घूमने का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ये होता है ओमेगा इंटू आर. ये भी कितना होगा? क्या इसकी कोई लीनियर स्पीड आ रही है आगे जाने वाली? नहीं, ये तो अपनी जगह घूम रहा है. बनाइए इसको और यहां जगह खाली छोड़ना पहले. ठीक है. अब अगर मैं इस साइड ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूं और मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी कितनी, आप बोलोगे हाफ एम वी स्क्वायर. मैं बोलूंगा इसमें बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी है रोटेशनल की, तो आप क्या बोलोगे? क्या फॉर्मूला होता है सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का? है किसी को याद? अब इसमें याद करने वाली बात भी नहीं थी. आप इसको चेंज करो ना. हाफ को तो हाफ, मास की जगह क्या लिख सकते हो? सर्कुलर मोशन में मास की जगह क्या लिखते हैं? आई. आई लिखते हैं ना भाई. जो रोल यहां फोर्स करता है वो वहां टॉर्क करता है, जो यहां एक्सेलरेशन करता है वहां एंगुलर एक्सेलरेशन, जो यहां मास करता है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो यहां वेलोसिटी यहां ओमेगा, जो यहां डिस्प्लेसमेंट यहां थीटा. अब अगर आप यहां लिखते हो F इज इक्वल टू एम ए, तो यहां पे लिखोगे आई अल्फा, एम की जगह आई. ठीक है.
और आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहां हाफ एम की जगह लिख दोगे आई और वी की जगह लिख दोगे ओमेगा स्क्वायर। चलिए अब मैं बात करता हूं रोलिंग की, ध्यान से समझना। अब मैं कह रहा हूं कि ये रोल हो रहा है, रोल कैसे होता है वो बाद में देखते हैं। अब यहां पे दो तरह का मोशन मिक्स हो रहा है। टॉप मोस्ट में लीनियर मोशन है, इसलिए इधर की तरफ वीसीएम भी आएगा और ओमेगा आर भी आएगा। तो ऊपर वाले पार्टिकल के पास दो स्पीड है, नीचे की तरफ ओमेगा आर भी आएगा और इधर की तरफ वीसीएम भी आएगा। एक ये वाला स्पीड, एक ये वाला स्पीड। नीचे की तरफ वीसीएम भी आएगा और ये ओमेगा आर भी आएगा। ऊपर की तरफ ओमेगा आर भी आएगा और वीसीएम भी आएगा। अब सुनिए रोलिंग की शर्त क्या है। रोलिंग की शर्त यह है कि अगर आप रोल करना चाहते हैं तो ये वाला पार्टिकल जो कि ये वाला हाथ मतलब ऑब्जेक्ट का वो पार्टिकल जो कि ग्राउंड के टच में है, जब ये घूमेगा तो ये स्टेशनरी हो जाना चाहिए। ये देखिए अंगूठे पे ध्यान रखना, ये देखिए ये रुक गया, अभी आगे जाएगा। क्या अंगूठा चल रहा है? बिल्कुल भी चल नहीं रहा, स्लाइडिंग नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये स्लाइडिंग करता तो वो प्योर रोलिंग नहीं थी। तो जैसे ही अंगूठा ग्राउंड के टच में आएगा ये रुक जाएगा, फिर ये उंगली आएगी, देखना ये वाली उंगली को, ये भी रुक जाएगी, फिर ये आएगी तो ये भी रुक जाएगी, है ना। अगर ये ग्राउंड के टच में आते ही रुक जाता है तो ये आपके पास रोलिंग करेगा। लेकिन ग्राउंड के टच में आने के बावजूद अगर ये मूव करता है तो वो स्लाइडिंग भी साथ में करेगा। अगर ये पार्टिकल है आपके पास ये, तो ये वाला पार्टिकल देखना, ये ग्राउंड के टच में अगर आ रहा है तो ये इस वक्त रुका हुआ है, जब ये रुकेगा तभी ये आगे वाली बॉडी इस पर रोटेट करेगी। लेकिन अगर ये ऐसे करके ऐसे करता है तो ये फिर स्लाइडिंग हो जाएगा साथ में। तो रोलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि ग्राउंड वाला पार्टिकल जिस सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। अगर ये रुका हुआ है तो पूरी की पूरी बॉडी आगे की तरफ बढ़ सकती है। इट इज लाइक दिस वन। अंगूठे को देखना, अंगूठा रुक गया, फिर ये पूरी बॉडी आगे आ गई, फिर ये रुक गया, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये रुक गया, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये रुक गया, फिर ये ऐसे आ गया। तो ये वाली बात है। लिखिए इस बात को, पहले इसको लिख लीजिए और नीचे लिखेंगे कंडीशन फॉर रोलिंग। ग्राउंड में सरफेस में जो भी सरफेस लिख दो, कहीं भी हम लोग घुमा सकते हैं। बिल्कुल विद द सरफेस लिख दो यार, ऐसे क्यों बुरा मानता है। क्या ऊपर वाला पार्टिकल रुका होना चाहिए? नहीं, क्या साइड वाले? कौन सा वाला? नीचे वाला। और दूसरा ये कि ऊपर वाला तो रुक भी नहीं सकता क्योंकि उसमें दोनों वेलोसिटी आगे की तरफ है। अगर आप कहते हो कि ये रुका हुआ है तो ऑफ कोर्स वीसीएम शुड बी ओमेगा आर। बोलो, अगर ये वाली स्पीड 10 है, ये भी 10 है, तभी तो कैंसिल होगा। और यही आपके पास रोलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। इसका मतलब है अगर ये रोलिंग कर रहा है तो ऊपर वाले पार्टिकल की स्पीड क्या है, 2 ओमेगा आर या 2 वीसीएम, क्योंकि वीसीएम ओमेगा आर बराबर है, तो वीसीएम की वैल्यू ओमेगा आर रखोगे तो 2 ओमेगा आर आ गया, या ओमेगा आर की वैल्यू 2 वीसीएम कर दीजिए। अब इसकी कितनी है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट वीसीएम स्क्वायर प्लस वीसीएम स्क्वायर, यानी कि रूट 2 वीसीएम। ये तो रुका हुआ है ही सही, इसके भी कह देंगे कि इसका भी क्या आता है रूट 2 वीसीएम, यानी कि। और ये वाला सेंटर वाला पार्टिकल तो घूमता ही नहीं है। आपको याद होगा अगर आप किसी सर्कल पर हो, आप यहां होगे और ये घूम रहा है,
तो आप थोड़ी देर में ये घूमेगा तो इसके साथ साथ घूमोगे ऐसे 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 ऐसे। लेकिन जब आप सेंटर पे खड़े हो तो आप तो वहीं हो, तब आप ऐसे 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 थोड़ा घूम रहे हो किसी का। तो सेंटर वाला पार्टिकल के पास सिर्फ एक स्पीड होती है, उसको हम बोलते हैं VCM। यानी कि टॉप वाला पार्टिकल जो होता है उसकी स्पीड कितनी है 2 VCM। सेंटर वाले पार्टिकल की स्पीड कितनी है VCM, सेंटर वाला ये। और सबसे नीचे वाला क्या है, उसकी स्पीड कितनी है 0, है ना। इस तरह से। ओके वेल, अब मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की। यहां पे दो तरह की काइनेटिक एनर्जी मिक्स करोगे आप, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो हाफ m प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। पहले आप इतना लिखिए क्योंकि मैं यहां से मिटा दूंगा, नीचे लिख दूंगा तो दिखेगा नहीं। ये डायग्राम भी बनाना कॉपी के टॉप पर कि इस तरह का कोई सर्कल हो तो सबसे ऊपर वाला 2 VCM, सेंटर वाला VCM और बॉटम वाला रुका हुआ रेस्ट पर। बेटा हाँ, नहीं घूमता कहाँ है, वो तो चुपचाप रहता है भाई। इस एक्सिस के अबाउट ही तो घुमाओगे आप, वो तो वहीं पे रहता है। पता है मैं बैठता हूं, अब आप बोलोगे सर हम खड़े होते हम तो घूमते तो हैं। बिल्कुल सही बात है, हम तो घूमते हैं क्योंकि हम लोगों का कुछ डायमीटर है, हम थोड़े से चौड़े हुए हैं। अगर आप खड़े होगे तो बिल्कुल उस पॉइंट पे तो खड़े होगे नहीं, आप पॉइंट पे खड़े भी होगे तो आपका पूरा पॉइंट थोड़े ना है, आपका कुछ तो डिस्टेंस है इसलिए। लेकिन अगर तू ऐसा कर, कोई चीज घूमे ना, उस पर छोटा सा पार्टिकल डाल दे बिल्कुल सेंटर पे, वो घूमता ही नहीं। ठीक है, अब अगर ये कोई भी बॉडी है तो काइनेटिक एनर्जी टोटल जो निकल करके आएगी वो आएगी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, अभी I की वैल्यू रख दूं, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल सकता हूं mk स्क्वायर से, है ना। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन k है तो चाहे वो सॉलिड सिलेंडर हो, डिस्क हो, स्फेयर हो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है mk स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं mk स्क्वायर ओमेगा। और मुझे पता है रोलिंग में v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो आप लिख सकते हो हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ m k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और आर स्क्वायर भी बाहर ले लो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मैंने लिया है ना, ठीक है। या फिर ऐसा करो, ओमेगा की जगह v बाई आर कर दो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ओमेगा की जगह v बाई आर कर दो, क्योंकि जनरली v की वैल्यू दे देता है। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आ गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, लिख लीजिए। और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यूज हमें डायरेक्ट पता है, डिस्क या सिलेंडर के लिए आधा, रिंग के लिए 1, सॉलिड स्फेयर 0.4 और होलो के लिए 0.6। अब देखिए क्वेश्चन, मैं कह दूं कि एक डिस्क, एक स्फेयर और एक रिंग सेम वेलोसिटी से रोलिंग कर रहे हैं, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? अब सेम मास है सबका, सबका मास सेम है, सबकी स्पीड सेम है, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा है। और किसका सबसे ज्यादा है? रिंग। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? रिंग की। और रिंग के बाद में किसकी होगी? होलो वाले की।
उसके बाद आएगी डिस्क या सिलेंडर, और उसके बाद आएगा सॉलिड स्फीयर। तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी अगर सबके मास 12। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लिखिए पहले आप इसको, आप चाहे तो छोटा सा क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि अगर डिस्क स्फीयर रिंग, डिस्क स्फीयर रिंग तीन ही लिख लो, सेम मास है, सेम वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का ऑर्डर बताइए। तो सबसे ज्यादा होगा रिंग का, उसके बाद होगा डिस्क का, उसके बाद होगा स्फीयर का। रटना मत। ओके, हेडिंग डालिए, रोल ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग। अभी देखो फ्रिक्शन का क्या काम है, अभी तक हमने फ्रिक्शन का कुछ नहीं देखा, जबकि बिना फ्रिक्शन के रोलिंग होती ही नहीं है। रोल ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग, ये इस पर जनरली 11th क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, या आपके पास एडवांस आईआईटी या उसमें पूछते हैं, तो उसके कुछ फॉर्मूले हम डायरेक्ट निकलवा करके रख दिया करते हैं, बट यहाँ पर अभी उतना है नहीं। तो बट आप अच्छी बुक्स अगर सॉल्व करेंगे अपने लेवल पर, तो आपको वो बुक्स समझ में आनी चाहिए, तो उस लेवल तक मैं आपको तैयार कर देता हूं। ओके, केस 1, मैंने क्या करा, एक बॉल ली, बॉल को मैंने ऐसे फेंक दिया, हवा में है बॉल, ये बॉल है हवा में और ये सीधे जा रही है, इसकी स्पीड है v, सारा पार्टिकल v से जा रहा है। क्या ये रोल करेगी हवा में? नहीं करेगी, सीधी जा रही, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन है। और थोड़े टाइम के बाद में ये जमीन पर आ गई, जमीन पर जैसे टच करेगी तो ये तो आगे भागेगी v से, तो इस पर क्या लगने लग जाएगा? फ्रिक्शन। इसको कौन घुमाएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इस पर काम करने लग जाएगा इधर की तरफ, और इस फ्रिक्शन की वजह से इसमें एक सर्कुलर मोशन क्रिएट होगा। फ्रिक्शन प्रोवाइड टॉर्क एंड रोटेट द बॉडी। अभी इसमें ओमेगा कितना है? 0, अभी तो टच हुई है, जबकि रोलिंग तब होती है जब v इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाए। अभी आपके पास ओमेगा 0 है, तो थोड़ी देर तक ये आगे की तरफ घसीटेगा, और घसीटते घसीटते भी घूमना शुरू करेगा, बट ये प्योर रोलिंग नहीं है, क्योंकि अभी इस पे वेलोसिटी ज्यादा है ओमेगा आर से। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लाइडिंग। इसमें ये आगे की तरफ घसीटता हुआ जाएगा और हल्का हल्की रोलिंग, हल्की हल्की देखिए सर्कुलर मोशन अलग बात है, रोलिंग अलग बात है, क्लियर? तो जैसे ही इसके टच में आएगा ये हल्का हल्का घूमना भी शुरू करेगा, बट ये सर्कुलर मोशन है, रोलिंग नहीं है। और ये फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है? पीछे की तरफ लग रहा है, तो लीनियर स्पीड जो इसकी है, इस वेलोसिटी को ये धीरे धीरे क्या करेगा? कम कर देगा। जिस स्पीड से मैंने फेंका था उसको धीरे धीरे कम करेगा, लेकिन फ्रिक्शन ने क्या प्रोवाइड कर रखा है? टॉर्क। ये घुमाना शुरू करेगा और इसकी एंगुलर स्पीड को बढ़ाना शुरू करेगा, यानी कि v की वैल्यू को धीरे धीरे कम करेगा और ओमेगा की वैल्यू को ये बढ़ाना शुरू करेगा। थोड़ी देर के बाद में आकर के जब v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, देन इट विल स्टार्ट रोलिंग, देन इट विल स्टार्ट रोलिंग। अब जो क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे बनते हैं, बोलते हैं कि यहां से यहां तक बताइए टाइम कितना लगेगा, तो मोशन की इक्वेशन लगा करके आप टाइम निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एंगुलर एक्सीलरेशन जो टॉर्क होता है आर एफ इज इक्वल टू आई एल्फा, तो अल्फा से आर एफ अपॉन आई करके अल्फा निकाल सकते हो। फिर आप कहते हो कि फाइनल ओमेगा नॉट, हाँ, तो ये कहता है कि अभी कितना है, कहता है कि बाद में बताइए कितने टाइम के बाद में ये रोलिंग करेगा। अल्फा आपने ऐसे निकाल दिया, स्टार्टिंग में तो ये रोल कर ही नहीं रहा था, फाइनल स्पीड आप बता दोगे v इक्वल टू ओमेगा आर से
जब ये बराबर होगा तो ओमेगा दे देगा आपको, तो आपको पता लग जाएगा कितने टाइम के बाद करेगा, तो ये वैल्यू दे देगा, ये आपको निकालनी पड़ेगी टाइम। इस तरह से हम निकालते रहते हैं। ठीक है, अभी मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो अभी आप इसको बनाइए। यह है फ्रिक्शन का रूल। टॉर्क प्रोवाइड करता है, तो रोक तो रहा है, स्पीड को कम कर रहा है। अब जैसे तू कहीं से भागता हुआ आ रहा है, हवा में है, और तू जैसे जमीन से टकराएगा तो गुड़केगा, गुड़केगा, थोड़ी देर घिसड़ेगा, फिर गुड़कता है ना आदमी, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उसको घुमाता है। तो फ्रिक्शन तो घुमा रहा है, पहले तो नहीं घूम रहा था ना, बाद में घुमा रहा है, यानी कि वो घुमाने का भी काम कर रहा है, ओमेगा को बढ़ा रहा है, एंगुलर स्पीड को बढ़ा रहा है, लीनियर को कम कर रहा है। और जहां पे दोनों बराबर, वहां तो प्योर रोलिंग चालू तेरी। और उसके बाद तू छिलेगा नहीं, क्योंकि जैसे तू घूम करके जमीन पर टकराएगा, ये चीज तो रुक जाएगी। अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो फिर तू घूमेगा, छिलेगा नहीं। लेकिन जब तक तू फॉरवर्ड स्लाइडिंग करेगा, तब तक तो तेरे कच्चे फट जाने हैं, क्यों? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो फॉरवर्ड स्लाइडिंग में मारेगा ही जिंदगी आपकी। लिखिए इसमें, इफ अ बॉल इज थ्रोन with v speed, if a ball is thrown with v speed, the moment it strikes the ground, the moment it strikes the ground, it starts sliding, because it starts sliding because omega is equal to 0. At this moment, अभी ओमेगा 0 है, at this moment friction comes into the picture. इस मोमेंट पर फ्रिक्शन काम में आता है, friction comes into the picture and works in opposite direction of its motion, and works in opposite direction of its motion. So its linear speed decreases, due to this friction, full stop लगा करके, this friction provide necessary torque, this friction provide necessary torque for rotation, torque for rotation. So initially ये लिखिए, V is more than omega r, and ball slides forward, rotation. So initially
सो इनिशियली ये वाला लिखिए, v इज मोर देन ओमेगा आर एंड बॉल स्लाइड्स फॉरवर्ड। इन द मीन टाइम, और इसी बीच में, ड्यू टू टॉर्क एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस या ओमेगा इंक्रीजेस एंड when v is equals to omega r, ball starts pure rolling, ball starts pure rolling।